हेलो बच्चों, मेरा नाम है अंशुल गुप्ता और आज हम लोग कंस्ट्रेंट मोशन शुरू कर रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में। ओके, तो अच्छा टॉपिक है, इजी टॉपिक है और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो दो चीज़ें पढ़नी होती हैं इसमें। एक होता है पुली कंस्ट्रेंट, जिसमें अलग अलग ऑब्जेक्ट्स स्ट्रिंग्स के थ्रू, पुलीज के थ्रू एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट का मोशन दूसरे को कंस्ट्रेंट करता है, मतलब एक का मोशन अगर किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी से होगा तो दूसरे का मोशन की वेलोसिटी भी उससे डिटरमिन की जा सकती है। तो कंस्ट्रेंट का मतलब दो चीजें एक दूसरे से फंसी हुई हैं, उलझी हुई हैं, समझ रहे हो, एक दूसरे से इस तरह से बंधी हुई है कि एक का मोशन दूसरे को अफेक्ट करता है, तो उसको कंस्ट्रेंट मोशन बोलते हैं। तो अगर चीजें रस्सियों से एक दूसरे से बंधी हुई है तो कंस्ट्रेंट मोशन कहा जाएगा। ये केस देखा होगा, सबसे पॉपुलर, सबसे ज्यादा केस यही पूछा जाता है, ठीक है। और दूसरा टाइप होता है वेज कंस्ट्रेंट। तो वेज कंस्ट्रेंट में जब दो चीजें एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में होंगी, रस्सियों से नहीं बंधी होंगी, डायरेक्टली कांटेक्ट में होंगी। जैसे ये एक बॉल है, ये एक ट्रायंगुलर वेज के कांटेक्ट में भी है और एक रेक्टेंगुलर वेज के कांटेक्ट में भी है। अब ये बॉल अगर नीचे गिरेगी, ये अगर नीचे जाएगी तो ये इधर जाएगा और वो उधर पुश होगा। समझ में आ रही है बात? अगर ये बॉल नीचे गिरेगी ग्रेविटी की वजह से तो ये ट्रायंगुलर वेज आगे जाएगी और वो रेक्टेंगुलर उधर जाएगी। तो इस तरह से इनकी वेलोसिटीज के बीच क्या रिलेशन होगा वो सब कैलकुलेट करना वेज कंस्ट्रेंट में सीखेंगे, ठीक है। तो एक वीडियो में मुझे लगता है मैं पुली कंस्ट्रेंट खत्म करा दूंगा और सेकंड वाले में वेज कंस्ट्रेंट। दोनों का ही होमवर्क का लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप उसको सॉल्व कर लेना, ठीक है बच्चों। शुरू करें। इस सबको हटाता हूं मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया। कंस्ट्रेंट मोशन क्या होता है? व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड टू ईच अदर और इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर सच दैट देयर मोशन आर रिलेटेड, ठीक है। व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रेस्ट्रिक्टेड to move with each other via strings, ropes और direct contact, ठीक है। तो ये मैंने सिंपल वर्ड्स में समझा दिया। जब दो ऑब्जेक्ट्स रेस्ट्रिक्टेड हैं टू मूव विद ईच अदर, रेस्ट्रिक्ट कैसे हैं? रस्सियों से या डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से, मोशन विल बी कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन, ओके। तो इसका सबसे पहला एग्जांपल तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो और तुमने किसी से पूछा भी नहीं कि सर कंस्ट्रेंट मोशन है क्या। जो पहला कंस्ट्रेंट मोशन सबसे पहले तुमने पढ़ा वो एक्चुअल में ये वाला था, जिसको कोई कंस्ट्रेंट मोशन बोलता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कॉमन सेंस से इतना इजीली समझ में आता है कि इसके लिए किसी ने नहीं बोला तुमको कि कंस्ट्रेंट मोशन है। अगर इस तरह से दो ब्लॉक टंगे हो, इसको एटवुड मशीन भी बोलते हैं, सिंपल पुली सिस्टम बोल सकते हैं, तो इनमें से एक ब्लॉक जो हल्का होगा वो ऊपर जाएगा विद एक्सेलरेशन a1 से, और दूसरा ब्लॉक जो भारी है वो नीचे जाएगा विद एक्सेलरेशन a2 से। तुरंत तुम बोलोगे सर a1 बराबर a2 होगा, अब दो वेरिएबल क्यों ले रहे हो? सही बात है, तुम एकदम सही हो, a1 बराबर a2 होगा, ठीक है। लेकिन ये तुम्हें कैसे पता चला कि a1 बराबर a2 होगा? तो तुम बोलोगे सर कॉमन सेंस है। सही बात है। अब ये सोचो कि अगर कोई छोटा बच्चा 6th क्लास का इस क्वेश्चन को देखे और वो तुमसे क्वेश्चन करे कि भैया ये प्रूव कर दो या दीदी ये प्रूव कर दो कि a1 बराबर a2 होगा, तो तुम कैसे करोगे? तो तुम उसको भी यही बोलोगे बेटा देख ले, कॉमन सेंस है। अगर हम टीचर्स बोलने लग जाएं कि बेटा देख ले कॉमन सेंस है, तो पता है हम एक डाउट ना बताएं तुमको, क्योंकि हम जिस चीज को 10 साल से पढ़ा रहे हैं वो हमारे लिए कॉमन सेंस हो चुका है, तुम्हारे लिए वो नया है। तो इसको अगर कोई बोले कि नहीं प्रूव करके दिखाओ, तो तुम बोलोगे कि प्रूफ मैं कर दूंगा। मेरे पास दो तरीके हैं, मैं दोनों से प्रूव कर दूंगा। एक तरीका है कि मैं इन रस्सियों की लेंथ अज्यूम कर लूं, इसकी लेंथ p और इसकी लेंथ q,
ओके, बहुत सिंपल कॉमन सेंस जिसको बोलते हैं ना, वो तरीका है इसकी लेंथ पी। क्योंकि अगर सबसे सिंपल केस आता होगा ना तो सब में सोच पाओगे कि हाँ 2 तरीके हैं, एक से किसी से कर देंगे। इसकी लेंथ पी, इसकी लेंथ क्यू। अगर ये ब्लॉक कितना गया, x1 ऊपर गया, और ये वाला ब्लॉक कितना गया, x2 नीचे गया। हमें नहीं पता x1 x2 बराबर है, पर मान लिया वो x1 ऊपर गया और ये x2 नीचे गया, तो इस तरफ वाली रस्सी की लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर पुली से ब्लॉक की दूरी p थी और ब्लॉक x1 ऊपर चला गया तो दूरी कितनी बचेगी? तो तुम बोलोगे सर p में से x1 कम कर देते हैं, x1 पास आ गया हो पुली के। ऐसे ही दूसरा वाला ब्लॉक x2 डिस्टेंस नीचे चला गया तो इसके और पुली के बीच कितनी डिस्टेंस हो जाएगी? पहले q डिस्टेंस थी, अब ये x2 और नीचे चला गया तो हो जाएगी q प्लस x2। पर ये कितना भी ऊपर नीचे जाते रहे, रस्सी की लंबाई तो हमेशा कितनी रहेगी? p प्लस क्यू। p प्लस क्यू ही रहेगी, रस्सी की लंबाई थोड़ी चेंज हो जाएगी। ये थोड़ा सा ऊपर गया x1, ये थोड़ा सा नीचे गया x2। इधर लेंथ p माइनस x1 हो गई, इधर q प्लस x2 हो गई। पर अभी भी टोटल लेंथ कितनी रहेगी? p प्लस क्यू। p से p कैंसिल, q से q कैंसिल, क्या आ गया? माइनस x1 प्लस x2 बराबर 0, x2 बराबर x1। डिफरेंशिएट कर दो, x का डिफरेंशिएशन होता है वेलोसिटी, v2 बराबर v1। डिफरेंशिएट कर दो, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन होता है एक्सेलरेशन, a2 बराबर a1। समझ में आया? पर तुमने ऐसा कुछ नहीं किया क्योंकि कॉमन सेंस है। तो अगर कॉमन सेंस वाली चीजों का प्रूफ सीख लो तो जो चीजें टफ है उनमें वो थ्योरम अप्लाई कर पाओगे। समझ में आई बात? ठीक है। अच्छा, और ज्यादा बोलते सर एक और तरीका है, एक और तरीका है बच्चों, उसको बोलते हैं वर्चुअल वर्क डन मेथड। कई लोग इसको t.v इक्वल टू 0 करके सिखा देते हैं, रटवा देते हैं, पर एक्चुअल नाम उसका क्या है? वर्चुअल वर्क डन मेथड। सर इसमें क्या करेंगे? इसमें हम लेंथ वेंथ की कोई बात नहीं करेंगे, लेंथ वेंथ की बात करने की जरूरत नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ये जो रस्सी है, ओके, ये जो रस्सी है इसमें दोनों तरफ टेंशन मानेंगे सेम। सर क्यों टेंशन सेम मानेंगे? क्योंकि बेटा इस तरह के क्वेश्चंस में जब तक क्या दिया हुआ है, पुली और स्ट्रिंग कैसी है? मासलेस या फ्रिक्शनलेस, तब तक रस्सी में हर जगह टेंशन सेम होगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट मासलेस है तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, अदरवाइज उसका एक्सेलरेशन इनफाइनाइट आ जाएगा। फिर से बोलूं, अगर कोई चीज मासलेस है तो उस पर नेट फोर्स 0 होना चाहिए, अदरवाइज उसका एक्सेलरेशन इनफाइनाइट आ जाएगा। ठीक है। तो ये जो रस्सी है ये मासलेस या फ्रिक्शनलेस दी होगी, ये पुली मासलेस या फ्रिक्शन दी होगी, क्वेश्चंस में गिवन होती है। तो आप दोनों तरफ टेंशन सेम मान सकते हो। रस्सी में हर जगह टेंशन सेम रहेगी जब तक वो मासलेस है। ठीक है। अब ये टेंशन इस ब्लॉक को किधर खींच रही है? बोलोगे सर ऊपर की तरफ। बहुत बढ़िया। और ये ब्लॉक किधर जा रहा है? सर नीचे की तरफ। मतलब यहां पर टेंशन सक्सेसफुल है ऊपर खींचने में, पर यहां पर टेंशन फेल हो गई। ओके, क्योंकि उसका ग्रेविटी ज्यादा रही होगी तो वो नीचे जा रहा है। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कैलकुलेट करते हैं। क्या कैलकुलेट करते हैं? वर्क डन बाय टेंशन। अब हो सकता है वर्क डन तुमने अभी तक नहीं पढ़ा हो, तो वर्क डन का फॉर्मूला होता है F W इज इक्वल्स टू F डॉट S। डॉट प्रोडक्ट तो पढ़ा है। F डॉट S को लिख सकते हैं FS cos थीटा। अगर बच्चों, अगर थीटा 0 डिग्री है यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो आंसर आएगा प्लस FS। और अगर थीटा 180 डिग्री है यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन आएगा माइनस FS। ठीक है। अगर अभी वर्क डन बहुत अच्छे से नहीं आता है तो थोड़ी देर के लिए इसको याद कर लो। अगर मैंने आगे धक्का दिया और ब्लॉक आगे मूव हुआ तो मेरा वर्क डन पॉजिटिव है, मैंने सक्सेस पाई। लेकिन अगर मैंने धक्का आगे दे रहा था और ब्लॉक मेरी तरफ ही मूव कर गया
तो इसका मतलब मैं फेल हो गया, मेरा वर्क डन नेगेटिव है। ठीक है, तो इधर देखो टेंशन इस ब्लॉक पर ऊपर लग रही थी, ये ऊपर ही मूव हो गया, तो वर्क डन बाय टेंशन कितना हुआ? पहले ब्लॉक पर टेंशन ऊपर लग रही थी और ऊपर ही मूव हुआ, तो टेंशन सक्सेस या फेलियर? तुम बोलोगे सर सक्सेस प्लस Tx1। और दूसरे ब्लॉक पर भी टेंशन ऊपर लग रही थी पर वो नीचे चला गया, उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा रही होगी, तो टेंशन सक्सेस हुआ या फेलियर हो गया? तो तुम बोलोगे सर टेंशन फेल हो गया, माइनस Tx2। और वर्क डन बाय टेंशन फोर्स आपको कितना पुट करना है? 0। क्यों पुट करना है? क्योंकि बच्चों रस्सी के पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। जिस चीज के पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है उसका नेट वर्क डन हमेशा 0 होगा। रस्सी का नेट वर्क डन हमेशा 0 होगा, जबकि स्प्रिंग का नेट वर्क डन पॉजिटिव हो सकता है क्योंकि स्प्रिंग के पास सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, पर रस्सी के पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है। स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होती है, आगे पढ़ोगे। ठीक है, लेकिन जिस चीज के पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, एनर्जी इज कैपेसिटी टू डू वर्क। रस्सी के पास कोई सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, तो रस्सी का वर्क डन कितना होगा? 0। तो इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा Tx1 बराबर Tx2 और x1 बराबर x2। उससे वही डिफरेंशिएट किया तो v1 बराबर v2, फिर से डिफरेंशिएट किया तो a1 बराबर a2। तुम बोलोगे सर बड़े लंबे मेथड हैं। हाँ लंबे मेथड है, लेकिन इसीलिए तो इस केस में हम कभी यूज नहीं करते मेथड को। किसी ने आपको बताया ही नहीं कि इसमें भी यूज कर सकते थे, क्योंकि जहां तक कॉमन सेंस आपका काम कर रहा है वहां तक आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब इस केस को समझ लोगे तो बाकी सारे केसेस एकदम से आसान लगने लगेंगे कि हाँ ये तो बहुत ऑब्वियस था और बाकी सब इसी से तो आ गए थे। समझ में आया? तो मेथड 1, मतलब इसको भी नाम दे सकते हैं लेंथ, ये वो कैलकुलेशन, बट दिस मेथड इज कॉमन सेंस की रस्सी की लंबाई नहीं बढ़ेगी। एंड मेथड 2 वर्चुअल वर्क डन मेथड, इसको हम सीखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये रस्सी की लंबाई लिखना सबको कंफर्टेबल नहीं लगता है, कई लोग गलती कर जाते हैं, तो हम इसको सीखेंगे वर्चुअल वर्क डन मेथड को। फटाफट इसको कॉपी करो, तब इस पर हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ओके बच्चों, लिख लिया होगा आपने, पॉज करके आप कॉपी कर लेते हो। ठीक है, ये समझदारी आ गई है आपको कि सर हम आपको वेट नहीं करने देंगे, हम पॉज करेंगे और कॉपी कर लेंगे। ठीक है, और अगर आगे चले गए तो पीछे जाके कॉपी कर लेंगे, और अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो फिर हम फंस जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम भूल जाएंगे, जो भी कंसेप्ट सीखेंगे 2 हफ्ते बाद भूल जाएंगे, इसलिए नोट्स जरूर बनाने हैं। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देखते हैं। अब कंस्ट्रेंट मोशन को एक्चुअल में यूज करते हैं। अभी तो कॉमन सेंस था, ठीक है, तो कॉमन सेंस नहीं, अब इसको एक्चुअल में यूज करते हैं। ठीक है, एक ये ब्लॉक, अब ऐसा केस लेते हैं जो ऑब्वियस ना हो। ठीक है, इसको M1 और इसको M2। ठीक है, तो इस केस में लेट्स से इनमें से एक ऊपर जा रहा है, दूसरा नीचे जा रहा है। लेट्स से ये ऊपर जा रहा है विद एक्सेलरेशन A1 और ये नीचे जा रहा है विद एक्सेलरेशन A2, और आपको फाइंड करना है इनके बीच रिलेशन कि सर हमें एक रिलेशन चाहिए इनके एक्सेलरेशन के बीच। ठीक है, इनके एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन चाहिए, तो हम क्या बोलेंगे कि एक काम करो बच्चा, इस रस्सी का वर्क डन कैलकुलेट कर लो। ठीक है, किसी भी रस्सी का वर्क डन कैलकुलेट कर लो। तो सर ये वाली रस्सी, ये वाली, हाँ ये वाली स्लैक नहीं हो रही है, बस उसको शो कर रहा हूं, इसका वर्क डन कैलकुलेट कर लो। ओके, ठीक है, ये जो रस्सी बना दी मैंने थोड़ी झिलमिल कर दी, इसमें इधर पर टेंशन कुछ अज्यूम कर लो T, तो वही रस्सी जहां तक घूम के जा रही है यहां भी टेंशन T और यहां भी टेंशन T। समझ में आया? यहां पर भी टेंशन T और यहां पर भी टेंशन T। ठीक है, ये भी टेंशन ऊपर की तरफ और ये दोनों भी टेंशन ऊपर की तरफ।
आ रही है बात समझ में? ये भी टेंशन ऊपर की तरफ और ये दोनों भी टेंशन ऊपर की तरफ। और एक चीज और समझो, अगर ये पुली मासलेस गिवन है, कैसी? मासलेस। अगर ये पुली मासलेस गिवन है तो जितना टेंशन फोर्स ऊपर लगेगा उतना ही नीचे लगना चाहिए। मतलब नीचे वाले पार्ट में टेंशन कितनी होगी? 2T। तो सर ये क्या लॉजिक है भाई? ऐसे समझो, नेट फोर्स होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। अगर किसी चीज का मास ही 0 है तो उस पर कितना भी एक्सेलरेशन आता रहे, नेट फोर्स कितना होगा? 0। आई बात समझ में? तो इस पुली को अगर मासलेस गिवन है तो मासलेस अगर गिवन है तभी कर सकते हैं ऐसा, ठीक है? मासलेस अगर गिवन है तो इधर कितनी टेंशन मान सकते हैं? 2T, ठीक है? ये 2T, ये जो इस वाले रस्सी के छोटे से पोर्शन की टेंशन है, ये पुली को नीचे खींचेगी और ब्लॉक को ऊपर खींचेगी। रस्सी के दो एंड्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। ये 2T पुली को नीचे खींचेगी और ब्लॉक को ऊपर खींचेगी। तो सब जगह पर टेंशन मिल गई? यस। अब बताओ वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना लिखे? यहां पर ये M ब्लॉक ऊपर जा रहा है, मान लो x1 ऊपर गया तो टेंशन ऊपर लग रही थी, x1 ऊपर डिस्प्लेसमेंट हुआ तो टेंशन सक्सेसफुल मानोगे या फेल्योर मानोगे? बोलोगे सक्सेसफुल सर, टेंशन ऊपर और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर, तो वर्क डन बाय टेंशन पॉजिटिव, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इधर इस ब्लॉक पर टेंशन किधर लग रही थी? ऊपर, और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर है? x2 नीचे, तो इस पर वर्क डन बाय टेंशन सक्सेस या फेलियर? तो तुम बोलोगे सर फेलियर, -2T x2 वर्क डन बाय टेंशन नेगेटिव होगा। टेंशन ऊपर लग रही है पर ये नीचे जा रहा है। क्यों जा रहा है नीचे? अरे भाई इसका वेट ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा वेट भी तो है, सिर्फ टेंशन थोड़ी है। हम वर्क डन सिर्फ टेंशन का लिख रहे हैं पर दूसरे फोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है? ग्रेविटी भी इन्वॉल्व है। तो इस पर टेंशन का वर्क डन फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट विद अ नेगेटिव साइन। तो बस इतनी सी चीज याद रखनी है कि अगर टेंशन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव वर्क डन, अपोजिट में है तो नेगेटिव, ओके? और अगर किसी एंगल पर है तो अभी देखेंगे tx cos थीटा लिख देंगे, ठीक है? वर्क डन जिन लोगों ने एक भी बार नहीं पढ़ा या डॉट प्रोडक्ट नहीं पढ़ा उनके लिए मैं फिर से लिख देता हूं, F.S इज इक्वल्स टू Fs cos थीटा। थीटा अगर 0 डिग्री है तो cos 0 होता है 1, तो ये आता है प्लस Fs। और अगर थीटा 180 डिग्री है तो cos 180 आता है -1। अगर ये नहीं आता तो ट्रिग्नोमेट्री वाली वीडियो देख लेना, ये आ जाएगा -Fs। ट्रिग्नोमेट्री पे एक वीडियो सिर्फ इसीलिए बना के डाली है कि सबको एंगल याद हो जाए, ठीक है? तो ये हो गया वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, इसको 0 करना है बच्चों। ये जब आप खुद से करोगे, एक बार आ गया ना आंसर तो हमेशा के लिए छुट्टी है। इतना सा कंसेप्ट है, बहुत छोटा सा। x1 बराबर 2x2 डिफरेंशिएट किया तो v1 बराबर 2v2, फिर से डिफरेंशिएट किया तो a1 बराबर 2a2। आ गया एक्सेलरेशन के बीच रिलेशन, समझ में आया? ठीक है, इसको भी नोट डाउन करो। ये केस बहुत ज्यादा कॉमन है, नीट के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? बहुत ज्यादा, यही मतलब बहुत कॉमन क्वेश्चंस पूछते हैं नीट में, समझ रहे हो? वो ध्यान रखते हैं कि जो पॉपुलर हो, जो बहुत बार इधर उधर आ चुका है, ठीक है? तो ये सबसे इजी केस है और इसको ये जरूर आना चाहिए बेसिकली, ठीक है? फटाफट इसको नोट डाउन कर लो, इस पर और क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है? इस पर दिखने में काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, ठीक है? जो ऐसा लगेगा तुमको कि सर क्या करें इसमें, तो समझ ही नहीं आ रहा है, लेकिन सब में चूंकि कंसेप्ट एक ही है तो कुछ मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है। इस बार मैं सिर्फ रिलेशन नहीं निकलवाऊंगा, इस बार मैं एक्सेलरेशन की वैल्यूज भी निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि रिलेशन निकालना तो बहुत आसान है, एक ही इक्वेशन लिखनी है। तो फिर उससे एक स्टेप ऊपर क्या जा सकते हैं हम? एक स्टेप ऊपर हम ये जा सकते हैं
कि हमको एक्सेलरेशन भी निकालना हो, तो एक मास m है, दूसरा 4m है, ठीक है। और यू विल बी सरप्राइज टू नो कि इसमें जो 4m वाला मास है ये ऊपर जाएगा और m वाला मास नीचे आएगा। मतलब अगर तुम्हें शुरुआत में ये बात नहीं पता है तो कोई बात नहीं, तो तुम इसका एक्सेलरेशन नीचे मानोगे और उसका एक्सेलरेशन ऊपर मानोगे। लेकिन अगर ऐसा अज्यूम करके सॉल्व किया तो आंसर्स नेगेटिव आएंगे, मैं लिख के दे सकता हूँ, ठीक है। अगर तुम बोलोगे सर ऐसा क्या बात कर रहे हो सर, ये भारी है इसको नीचे जाना चाहिए, आपने सही अजम्पशन लिया है, वो हल्का है उसको ऊपर जाना चाहिए, तो सुनो ध्यान से। यहां पर टेंशन है T, ये T मैंने अज्यूम किया है, पर कुछ तो वैल्यू होगी T, तो यहां पर भी T, यहां पर भी T, यहां पर भी T, यहां पर भी T और यहां पर भी T। इन सारी रस्सियों में टेंशन T है, तो इस वाली रस्सी में कितनी है 2T, इस वाली में कितनी है 2T, और इस वाले में तो T है ही, ठीक है। तो अगर इस तरह का सीन है बच्चों, लाइफ बहुत आड़ी टेढ़ी होती है मेरी, सॉरी हाँ। तो इस तरह का सीन है कि 2T 2T और T, ठीक है। तो इस पर ग्रेविटी इसकी कितने गुना है, कितने टाइम्स है इसकी ग्रेविटी, तो बोलोगे सर 4 टाइम्स, 4 टाइम्स ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है और टेंशन ऊपर की तरफ कितनी लग रही है 2 + 2 + 1 5 टाइम्स। तो इस पर ग्रेविटी उसकी 4 टाइम्स है पर टेंशन ऊपर की तरफ 5 टाइम्स है, कौन जीतेगा, टेंशन जीतेगा। समझ में आया। खैर अगर नहीं समझ में आया और एग्जाम में तुम नहीं जज कर पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तुम इस पर एक्सेलरेशन नीचे मान लो A1 और उसका एक्सेलरेशन ऊपर मान लो A2, आंसर नेगेटिव आएंगे, ये मैं तुम्हें पहले से बता दे रहा हूं, ठीक है। अगली बार से तुम सही अज्यूम कर लोगे और नहीं भी कर लोगे तो क्या फर्क पड़ता है, आंसर निकालने से मतलब है ना, है ना, हमें तो आंसर निकालने से मतलब है, ठीक है। तो इसमें टेंशन ऊपर लग रही है, नीचे mg लग रही है, अभी उतना नहीं सोचते हैं, अभी पहले मुझे कंस्ट्रेंट रिलेशन बताओ A1 A2 के बीच, इस पे टेंशन ऊपर, इस पे टेंशन ऊपर, इस पे टेंशन ऊपर, ठीक है। तो पहला काम है कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना, तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स क्या होगा बच्चों, इधर वाला टेंशन ऊपर लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर की तरफ है, ठीक है, इसको हम x2 डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं। तो इस ब्लॉक पर टेंशन सक्सेस मान रहे हैं हम या फेलियर, तो तुम बोलोगे सर ऊपर मान रहे हैं तो सक्सेस है टेंशन, तो टेंशन का वर्क डन प्लस Tx2। और इस वाले ब्लॉक पर टेंशन ऊपर मान रहे हैं या नीचे, बोलते सर ऊपर, और डिस्प्लेसमेंट किधर मान रहे हैं, बोलते सर नीचे की तरफ डिस्प्लेसमेंट मान रहे हैं, तो टेंशन इस पे सक्सेस हो रही है या फेलियर हो रही है, समझ में आ रहा है, फेलियर हो रही है भाई, टेंशन ऊपर मान रहे हैं और डिस्प्लेसमेंट नीचे मान रहे हैं, तो वर्क डन बाय टेंशन नेगेटिव माइनस 5Tx1, वर्क डन बाय टेंशन दिस इक्वल टू कितना होना चाहिए वर्क डन बाय टेंशन 0, Tx2 बराबर 5Tx1, x2 बराबर 5x1, 2 बार डिफरेंशिएट करो, v2 बराबर 5v1 एंड a2 बराबर 5a1। बच्चों जब आप बड़े हो जाओगे मतलब जब आपको आदत पड़ जाएगी तो आप डायरेक्टली यही यूज किया करोगे, आप लोग x1 x2 लिखना बंद कर दोगे, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आपको सिखाऊं नहीं, ठीक है। फटाफट नोट डाउन करो इसके आगे। ओके बच्चों, अब नेक्स्ट पार्ट में क्या है, हमको एक्सेलरेशंस के बीच रिलेशन तो मिल गया, पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कैसे निकालनी है, तो इस ब्लॉक को नाम दे दो A और इसको दे दो B, और A और B दोनों के लिए इक्वेशन लिख लो। कौन सी इक्वेशन, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। A के ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, टेंशन, नीचे की तरफ mg, एक्सेलरेशन किस तरफ है, ऊपर की तरफ, तो कौन जीत रहा है, टेंशन माइनस mg इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक इक्वेशन आ गई। नेक्स्ट बी ब्लॉक की इक्वेशन लिखो, नीचे के ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 4mg, ऊपर की तरफ 2t 2t t 5t, तो और जा किस तरफ रहा है, नीचे की तरफ, तो नेट फोर्स 4mg माइनस 5t इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपके पास 3 इक्वेशन है, A1 A2 और टेंशन, 3 ही अननोन है।
3 इक्वेशन 3 अननोन, तो ये आप सॉल्व कर लोगे। कैसे सॉल्व करोगे? देखो ऐसे सॉल्व कर सकते हो, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं कैसे सॉल्व करता हूं। a2 की वैल्यू आएगी t माइनस mg/m इक्वल टू 5। a1 की वैल्यू यहां से निकालूंगा मैं, कितनी आएगी? 4mg माइनस 5t/m, इसका मास 4m होगा, 4ma बाई 4m। ठीक है, तो ये दो इक्वेशन आपको सॉल्व करनी है। 4t माइनस 4mg इज इक्वल्स टू 20mg माइनस 25t, 29t इज इक्वल्स टू 24mg, और t की वैल्यू आई 24mg/29। फाइनली आपको दोनों जगह टेंशन की वैल्यू पुट करनी होगी। a2 की वैल्यू आएगी t माइनस एम जी, 24/29 माइनस 1 आएगा, माइनस 5/29 g। और a1 की वैल्यू मैं ओरली नहीं निकाल पा रहा, तुम्हारा काम है। अगर क्वेश्चन यहाँ तक समझ में आया है तो a1 की वैल्यू खुद से निकालना। अच्छा सॉरी, ओरली निकालने की इक्वेशन से इससे ज़रूरत नहीं है, इससे कैलकुलेशन टफ पड़ती। आई शुड हैव थॉट अबाउट दिस वन। a1 की वैल्यू इससे निकालोगे तो फटाफट से आ जाएगी -1/29 g। बच्चों दोनों एक्सेलरेशन निगेटिव क्यों आए इसको समझना ज़रूरी है, क्योंकि हमने जो अजम्पशन लिए थे वो गलत थे। ठीक है, क्यों अजम्पशन गलत गए हमारे? क्योंकि मैंने पहले ही समझाया था, इस पर ग्रेविटी 4 टाइम्स लग रही है इसकी, पर ऊपर की तरफ टेंशन 5 टाइम्स है, तो ये एक्चुअल में ऊपर जाएगा और ये एक्चुअल में नीचे आएगा। तो कंस्ट्रेंट्स की मदद से एक हल्का ऑब्जेक्ट एक भारी ऑब्जेक्ट को उठा सकता है। यही इसका इंडस्ट्री में प्रैक्टिकल यूज है। एक हल्का ऑब्जेक्ट कई सारी पुलिस के मदद से एक भारी ऑब्जेक्ट को उठा सकता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिकॉज यहां सिर्फ आपने कंस्ट्रेंट रिलेशन निकालना नहीं सीखा, आपने पूरी इक्वेशन सॉल्व करना भी सीखा। ओके, तो इसको फटाफट नोट डाउन कर लो, मैं स्क्रीन दे रहा हूं आपको। ठीक है, नोट डाउन करके आप क्वेश्चन को दोबारा खुद से अटेम्प्ट कर सकते हो। नया क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत नहीं है, मेरे क्लास नोट्स के क्वेश्चन सारे सीख लो और किसी भी एग्जाम में आई थिंक प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, सिर्फ जेई एडवांस के लिए और पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो मैं इन वाली क्लासेस में कवर नहीं कर पाऊंगा। जेई एडवांस के लिए मैं हर टॉपिक के क्वेश्चंस के वीडियो अलग से बनाऊंगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर वो करने लग जाऊंगा तो इतने लेंथी हो जाएंगे, इतने बोरिंग हो जाएंगे कि बाकी बच्चे छोड़ देंगे चैप्टर्स। बोलते सर आप कहाँ चले गए, हाँ आप कहाँ चले गए, कहाँ से शुरू किए थे। तो जेई एडवांस लेवल के क्वेश्चंस की वीडियो अलग से बनाऊंगा और उनको नेमिंग वैसे ही करूंगा कि भाई ये जेई एडवांस के लिए। ठीक है, अब हमें एक केस और सीखना है। कौन सा केस? हाँ ये वाला। कभी कभी स्ट्रिंग्स जो है वो स्ट्रेट की जगह कुछ एंगल वगैरह पर गिवन होते। ठीक है, एंगल वगैरह पे कैसे? तो इस तरह से एक रस्सी यहां ब्लॉक पर बंधी हुई होगी, ओके इस तरह से एक रस्सी यहां ब्लॉक पर बंधी होगी। ब्लॉक छोटा सा बनाओ, सॉरी। और दूसरा एंड इस तरफ से कहीं लटका होगा एक ब्लॉक पर। ओके, तो ये M1 है, ये M2 है। इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें एक ऐसी चीज है जो बहुत सारे लोग गलत करके आएंगे एग्जाम। ठीक है, तो ये ब्लॉक मान लो आगे जा रहा है विद वेलोसिटी v1 और ये नीचे जा रहा है विद वेलोसिटी v2, और क्वेश्चन में पूछ लिया फाइंड द रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, और ये वाला एंगल कुछ गिवन होगा थीटा, इसकी वैल्यू 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी गिवन हो सकती है। तो अब पूछ लिया फाइंड रिलेशन बिटवीन v1 एंड v2, v1 और v2 के बीच रिलेशन बताइए। तो तुमको क्या करना है? ठीक है, तो तुमको बस इतना सोचना है कि भाई अगर ये आगे जा रहा है तो ये रस्सी छोड़